Hello students, तो दिस इज लेक्चर नंबर 9.8 बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 9.8 है एंड द टॉपिक इज न्यूक्लिक एसिड। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है न्यूक्लिक एसिड यानी कि जो एसिड या जो सब्सटेंस कहाँ प्रेजेंट होंगे, जनरली न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। नाम से ही बिल्कुल क्लियर है कि जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसके मेन जो वर्क है उसको ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हमने कहा कि वो सब्सटेंस जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पास करते हैं फ्रॉम वन सेल टू सेकेंड, यानी वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास होती है तो वो न्यूक्लिक एसिड के थ्रू पास होती है। यानी कि जो एसिड या जो सब्सटेंस न्यूक्लियस के अंदर हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास कराने के लिए। और यही रीज़न है कि आपने देखा होगा कि जो हमारा फेस है या हमारे कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे एंसेस्टर से मिलते हैं, तो बिकॉज ऑफ न्यूक्लिक एसिड। उसका मेन रीज़न है न्यूक्लिक एसिड। तो ये है एवरी जनरेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्पीसीज रिजेम्बलेंस इट्स एंसेस्टर्स। कुछ ना कुछ समानता उसमें होगी जरूर। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी के कान मिलते होंगे, आंखें मिलती होंगी, किसी का फेस मिलता होगा, किसी के दादाजी के साथ, फादर के साथ, मदर के साथ। तो क्या होगा कि डिफरेंट जो चीज़ें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, इसका मतलब क्या है, ट्रांसफ़र होती है या दूसरी से तीसरी में ट्रांसफ़र हो सकती है। तो दिस इज़ जो सब्सटेंस यूज होता है दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। तो उसको यही कह रहा है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो लिविंग सेल में न्यूक्लियस होगा वो इन सारी चीज़ के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी न्यूक्लियस के थ्रू ही क्या होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास होती है, ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इसको कहते हैं यहाँ पे इनहेरिटेंट कैरेक्टर, इनहेरिटेंट। और ये प्रोसेस को हम कहते हैं हेरिडिटी। जैसे कोई कैरेक्टर एक से दूसरे में पास होगा तो हम कहेंगे हेरिडिटी है। हेरिडिटी मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जो इनहेरेंट कैरेक्टर जो पेरेंट से या आपके एंसेस्टर से किस में चला गया, ऑफ स्प्रिंग में चला गया, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो गया। तो इसे हम यहाँ पे कहेंगे हेरिडिटी। और जो पार्टिकल्स न्यूक्लियस में होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेरिडिटी के लिए, उसे हम यहाँ पे कहते हैं क्रोमोजोम्स। ध्यान रखना, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, क्रोमोजोम्स। तो क्रोमोजोम्स होता है जिसकी वजह से हेरिडिटी होगा। आपने सुना होगा 10th में कि हमारे पास इतने क्रोमोजोम्स होते हैं, 44 + 2 46 या 48। तो ये क्रोमोजोम्स क्या है, हमारी हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके थ्रू ही जो कैरेक्टर होती है वो पास होती है। तो हेरिडिटी के लिए जो मेन चीज़ है वो है क्रोमोजोम्स। और क्रोमोजोम्स जो बना होता है, क्रोमोजोम्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। यानी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स होंगे और उसमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड भी होती है। और जो मेन चीज क्या है कि जो क्रोमोजोम्स होता है वो जीन से मिलके बनता है, जीन। और जीन क्या है, जीन इज अ पोर्शन ऑफ डीएनए। जीन एक पोर्शन है किसका, डीएनए का। यानी कि हम कहाँ पे पहुंच गए, अब सीधा डीएनए। तभी कहते हैं हर बार के डीएनए की क्या करो, जांच करवा लो आप। अगर आप को ये लगता है कोई भी अगर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है तो हम क्या करते हैं, डीएनए टेस्ट करते हैं जनरली। तो डीएनए टेस्ट क्या होता है, जो पूरी आपकी इन्फॉर्मेशन को बता सकता है। हर एक का डीएनए क्या होता है, डिफरेंट होता है। उसे कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट्स, जो हम आगे स्टडी करेंगे। तो जीन है जो आपका, जीन है जो वो किसका पोर्शन है, डीएनए का ही पोर्शन है। अब देखो इन शॉर्ट हमने क्या कहा, देखो हमने कहा न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है, न्यूक्लिक एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करेगा, एक कैरेक्टर को, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को, किसी कैरेक्टर को क्या करेगा, पास करेगा या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पास करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो क्या करेगा, कैरेक्टर को पास करता है। दैट इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड।
अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें न्यूक्लिक एसिड है जो ये कहाँ प्रेजेंट है। एक्चुअल में न्यूक्लिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस में प्रेजेंस होगा, सीधी सी बात है, इसीलिए तो उसका नाम न्यूक्लिक एसिड रखा हुआ है। यानी वो न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस में, आपने जो बायो वाले होंगे उन्हें पता होगा, सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ होती है वो क्या होती है, न्यूक्लिक एसिड। और इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे होता है प्रोटीन, लेकिन हम किसकी स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, न्यूक्लिक एसिड की। अब जब सपोज करो ये न्यूक्लिक एसिड है, सॉरी न्यूक्लियस है ये, तो न्यूक्लियस में क्या होंगे, एक इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसे कहते हैं हम यहाँ पे क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स यानी कि न्यूक्लिक एसिड में क्या होगा, इस न्यूक्लिक एसिड में होता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आपने पढ़े होंगे पहले, X+Y करके 44, बस बॉयज़ का अलग होता है और गर्ल्स का XX होता है और बॉय में XY होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, आने वाली जनरेशन का भी पता कर सकते हैं कि न्यू जनरेशन है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है या कैसे हो सकता है, बॉयज़ होगा या गर्ल्स होगा। वो क्रोमोसोम से आपने ध्यान होगा आप लोगों को। तो जो क्रोमोसोम्स होता है वो किससे बना होता है, जीन से, यानी ये जीन का सेगमेंट है। देखो जीन, क्रोमोसोम्स के अंदर जो ये क्रोमोसोम्स बना हुआ है जीन से बना हुआ है, और जीन किसका पोर्शन है, डीएनए का। तो अल्टीमेट क्या है, ये डीएनए का बना हुआ है। तो क्रोमोसोम्स जनरली किसका बना हो गया, डीएनए का बना हो गया। और इस डीएनए की वजह से क्या होता है, इंफॉर्मेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स पास होती है। इस डीएनए की वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स पास होते हैं, कहाँ से, वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास होती है, उसके लिए जो सबसे मेन रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका डीएनए। और डीएनए क्या करता है, आपने पढ़ा होगा कि डीएनए की वजह से फिर क्या होता है, जो आरएनए होता है, इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है इससे प्रोटीन सिंथेसिस करता है, कौन, आरएनए। और फिर इसके थ्रू क्या होती है, इन्फॉर्मेशन पास होती है। वो बहुत डीप आगे की बात है कि वो कैसे कैसे पास हो रही है, लेकिन यहाँ पे मेन जो न्यूक्लिक एसिड है जो कैरेक्टर को पास करता है, दैट इज डीएनए। डीएनए की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती है। तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है जनरली दो टाइप का होता है, डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा होता है आरएनए, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और आरएनए मीन्स राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, आरएनए जनरली कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, मेनली फाउंड मेनली इन द फ्लूइड ऑफ लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स में एक पार्ट होता है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के आसपास है बिल्कुल। तो साइटोप्लाज्म में आरएनए होता है, और जो डीएनए होता है वो कहाँ होगा, न्यूक्लियस में। जो लिविंग सेल का न्यूक्लियस होता है वहाँ पे डीएनए होता है, और आरएनए होता है साइटोप्लाज्म में। याद रखना, साइटोप्लाज्म, आरएनए फाउंड होता है साइटोप्लाज्म में, और डीएनए होता है न्यूक्लियस ऑफ द लिविंग सेल, जैसे अभी आपको बताया था। अब इसके बायोलॉजिकल फंक्शन को समझने के लिए, क्योंकि इसको बायोकेमिस्ट्री में ज़्यादातर हम आगे स्टडी करते हैं, क्योंकि केमिकल चीज़ को हम कैसे समझेंगे कि वो बायोलॉजिकल फंक्शन कैसे करेगा। अगर आपने कोई दवाई खाई तो ड्रग्स क्या है, आपका केमिकल है, लेकिन बायोकेमिकल का मतलब वो हमारी बॉडी में कैसे इफेक्ट करेगा, यानी उसका बायोलॉजिकल फंक्शन क्या होगा, हमारी बॉडी में वो कैसे कैसे इफेक्ट कर सकता है। उसकी स्टडी करने के लिए, उसे समझने के लिए हमें पहले उसका स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। और केमिस्ट्री में हम स्ट्रक्चर पार्ट को ही क्या करते हैं, मेन मानते हैं। यानी जो अभी तक आपने पढ़ा था वो केवल एक इन्फॉर्मेशन थी, और जो अब आप पढ़ोगे स्ट्रक्चर ये मेन है, और यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं केमिस्ट्री। तो न्यूक्लिक एसिड होता है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बना, देखो एक एक करके हम चलेंगे। यानी कि पॉलीमर मतलब न्यूक्लियोटाइड्स हजारों, सौ, कई ज़्यादा जो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइंड होंगे तब जाके न्यूक्लिक एसिड बनेगा। तो न्यूक्लिक एसिड था, न्यूक्लिक एसिड किससे बना, न्यूक्लियोटाइड से। अब न्यूक्लियोटाइड्स किससे बनेगा, देखो न्यूक्लियोटाइड दो चीज़ों से बनता है, न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फेट ग्रुप से, या फॉस्फेट आयन भी लिखा जाता है, ग्रुप भी लिखा जाता है। अब न्यूक्लियोसाइड्स होता है जो इसके भी दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड पेंटोस सुगर एंड सेकेंड इज नाइट्रोजिनस बेस। यानी कि ओवरऑल न्यूक्लियोटाइड्स कितने हो गए, तीन चीज़ से, पेंटोस सुगर,
नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप्स। तीन चीज़ों से मेनली क्या होता है, फॉर्म्ड होता है न्यूक्लियोटाइड्स। अब देखो पेंटोस शुगर के दो टाइप होते हैं, अभी हमने देखा आरएनए राइबोस जो बनता है इससे आरएनए बनता है, एंड डीऑक्सी राइबोस इससे डीएनए बनता है। तो पेंटोस शुगर के हमारे पास दो टाइप होते हैं, राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस। नाइट्रोजिनस बेस जिसमें बेस में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है जनरली, इसके दो पार्ट होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स, प्यूरिन्स के दो टाइप्स होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड पिरिमिडिन्स के तीन टाइप्स होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। तो ये याद रखना है आपने कि प्यूरिन्स के दो हो गए AG यानी एडेनिन एंड ग्वानिन, और पिरिमिडिन्स के तीन होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। तो इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे, देखो पेंटोस शुगर। पेंटोस मीन्स होता है 5, यानी कि इसके रिंग में 5 एलिमेंट होंगे, कुछ भी 5 एलिमेंट होते हैं, 5 पेंटोस, ठीक है। 5 यानी 4 कार्बन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है, ओवरऑल 5 होते हैं। तो इस ग्रुप में यहाँ चेंज कर लेना, देखो 5C लिखा है, 5 नहीं होता, 4 कार्बन होगा और 1 ऑक्सीजन होता है, दिस इज ऑक्सीजन। तो 1 ऑक्सीजन होगा, 4 कार्बन, तो ओवरऑल 5 मेंबर की रिंग होगी। पेंटोस मीन्स होता है 5 मेंबर रिंग होता है। अब देखो ये बनता कैसे, मैं आपको इसको दिखाता हूँ बना के। अब देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो एल्डिहाइड के लिए क्या होगा, COH, 1 कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ठीक है, 5 कार्बन हो गए, 1 4 5 3 2 एंड 1। अब बाकी इसमें देखो सारे OH कहाँ होते हैं, इसके सारे OH होते हैं राइट हैंड साइड में, और H होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड में, लास्ट वाला ऐसे ही होता है। अब देखो इसमें कॉम्बिनेशन कैसे होगा, 4th नंबर यानी सेकंड लास्ट का, हर हमेशा ध्यान रखना, जितनी हाईएस्ट रिंग बन सकती है मेंबर की वो बनानी है। ये कंबाइंड होगा इस कार्बन के साथ, इसका जो ये हाइड्रोजन है यहाँ से शिफ्ट होके किसके पास चला जाएगा, फिर इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होके इधर आ जाएगा। तो ओवरऑल कैसे बनेगा, देखो रिंग फॉर्म में, रिंग में बनेगा C, यहाँ पे बन गया OH और ये H। इसके बाद देखो पहले C हुआ, फिर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चौथे नंबर से जुड़ेगा। देखो चौथे नंबर से यहाँ से जुड़ेगा, यहाँ से O आ जाएगा, और ये स्टार्टिंग से ले जाओ इसे। एक बार इसे फिर से बना देते हैं, देखो क्या होगा, देखो 1 2 3 4 एंड 5, ये आपका CH2OH, ठीक है। तो ये चौथे नंबर से यहाँ से जाएगा ऑक्सीजन के थ्रू, और ये फर्स्ट नंबर से जाएगा, और ये इस तरीके से बन गया, और यहाँ पे OH, ये H, OH, ये H, और यहाँ पे OH और ये H। सिंपल सा बनाना है बस इसे। अब देखो OH किस साइड है, राइट हैंड साइड, तो इसे कहेंगे अल्फा राइबोस। और अगर आप OH को इधर से हटा के दूसरी साइड कर दो, यहाँ कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या बन जाएगा, बीटा। तो हम यहाँ पे बीटा को यूज करते हैं, CH2OH। बाकी कोई चेंज ही नहीं करना है, बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा, बाकी से कोई मतलब नहीं है हमें केवल कहाँ से मतलब है, फर्स्ट पोजीशन से। ये तो OH किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसे कहेंगे बीटा राइबोस। तो हम यहाँ पे बीटा राइबोस को यूज़ करते हैं, लेकिन ये फिशर प्रोजेक्शन था जो रिजेक्ट हो गया था, तो इसे हम छोड़ देते हैं, इसके बदले हम हॉवर्थ करेंगे। देखो हॉवर्थ सबसे बढ़िया है, देखो एक O, बाकी आपने क्या बना देना, ये देखो ये बना दो, कितना सिंपल है। 5 मेंबर रिंग है, तो 1 2 3 एंड 4, और एक 5 तो आपको पता ही हो जाता है, CH2OH, ये सबके साथ था 5। अब देखो फर्स्ट में अगर OH आपने नीचे लगाया तो ये बन गया आपका अल्फा, और बाकी के OH आपको बताए थे कि कहाँ होते हैं, नीचे होते हैं।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है इसे। तो ये बन गया आपका अल्फा राइबोस, जो हमारे को नहीं पढ़ना है, इसमें नहीं है। जो डीएनए आरएनए होता है इसमें हम बीटा राइबोस को यूज़ करते हैं, यानी हम कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला। अब इसमें देखो OH आपको ऊपर मिलेगा, तो जैसे ही फर्स्ट पोजीशन में OH ऊपर चला जाएगा तो आप समझ जाओगे ये क्या है, बीटा राइबोस। बाकी का सेम किस्सा है, देखो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में तो होता नहीं है, और ये CH2OH। तो बहुत सिंपल सा बनाओगे आप लोग। ये देखो 5 मेंबर की रिंग है, यही आपको याद करना है बस। वो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया, मेन आपका ये है, बीटा OH ऊपर होगा, अल्फा OH नीचे होगा, और इस पेयर को हम कहते हैं एनोमर। जनरली एनोमर ध्यान रखना, जब फर्स्ट पोजीशन में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है, इसे हम कहते हैं एनोमर। इसमें देखो एक और वर्ड आता है कैपिटल डी भी आएगा। यहाँ पे आपको बताया था कैपिटल डी में क्या होता है, जो सेकंड लास्ट OH होता है वो राइट हैंड साइड होता है। तो इसके उसमें भी देखो सेकंड पोजीशन में देखो ये OH ग्रुप है जो आपका सेकंड लास्ट में क्या होता है, किस साइड है, राइट हैंड साइड है, तो इसे कहेंगे डी। अब देखो कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेता है ये ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है, तो इसमें कायरल कार्बन है। अभी देखो कितने कायरल कार्बन है, 1 2 3 कायरल कार्बन है। तो इस कंडीशन में जब ये ओपन में था तो 3 कायरल कार्बन थे, लेकिन जैसे आप इसे रिंग फॉर्म में ले जाओगे, देखो जैसे आप इसे रिंग फॉर्म में ले जाओगे तो इसमें जो कायरल कार्बन है कितने होगा, 1 2 3 एंड 4 कायरल कार्बन होगा। ये ध्यान रखना है आपको, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है वो कायरल कार्बन। तो 4 कायरल कार्बन है इस केस में, 1 2 3 एंड 4। तो ये ऑप्टिकल एक्टिव शो करेगा। सेकेंड वन आता है डीऑक्सीराइबोस, सेम है कॉन्सेप्ट, कोई चेंज नहीं है, केवल जो सेकेंड पोजीशन है, सेकेंड पोजीशन में जो OH है वहां से O को हटा दो, D मतलब रिमूव कर दो, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। और किस पोजीशन से ऑक्सीजन को रिमूव करना है, सेकेंड पोजीशन से। इस पोजीशन से ऑक्सीजन को हटा दो तो ये बन जाएगा डीऑक्सीराइबोस। तो ये ऐसा मोनोसेक्राइज होता है जो मोनोसेक्राइज का जो फॉर्मूला है उसे फॉलो नहीं करता। क्यों, एक ऑक्सीजन कम हो गया तो कैसे फॉलो करेगा। यानी जैसे आपने राइबोस बनाया, अब इसके सेकंड पोजीशन से O हटा दो, यहां से O हटा दो, तो ये बन गया आपका अल्फा डीऑक्सीराइबोस। यहां से भी सेकंड पोजीशन से O हटा दो, देखो 1 2 3 4। तो अब जैसे ही सेकंड से आपने O हटा दिया तो ये बन जाएगा बीटा डीऑक्सीराइबोस। एक बार आपको बना के दिखा देते हैं। देखो O बनाया आपने, यहां से ध्यान रखो। अब आप देखो कि फर्स्ट पोजीशन डिसाइड करता है अल्फा और बीटा का। तो अगर आपको बीटा बनाना है OH ऊपर डाल दो फर्स्ट में, तो ये बन गया आपका बीटा, ठीक है। अब सेकंड में क्या होना था, OH आना था, OH की जगह पे H लिख दो बस, ये बन गया आपका। बाकी सेम है, देखो OH नीचे रहता है, यहाँ H होता है, यहाँ होगा आपका CH2OH, ठीक है। सेकंड पोजीशन से H को आपने निकाल दिया तो ये हो गया बीटा डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस। और अगर ये OH को आपने नीचे दिखा दिया तो अल्फा हो जाएगा। तो इसमें कुछ चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे आप DNA या RNA में बीटा को ही यूज़ करोगे, बीटा डीऑक्सीराइबोस, बीटा डीऑक्सीराइबोस और बीटा डी राइबोस, इसी को यूज़ करना है जनरली। सेकंड क्या है, नंबर को कैसे नंबर करना है, देखो 1 डैश 2 डैश 3 डैश, या प्राइम कहते हैं 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम, या 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड 5 डैश। ये ध्यान रखना, इसमें कार्बन को 1 2 3 ना करके 1 डैश करेंगे, 1 डैश 2 डैश। और ये अभी मैंने आपको बताया कि जो डीऑक्सीराइबोस होता है ये मोनोसेक्राइज के फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता। उसका रीज़न क्या है कि ये फॉर्मूले, जो डीऑक्सीराइबोस है क्यों फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि जो सेकंड पोजीशन है उसमें एक ऑक्सीजन को हम उसका रिमूव करवा देते हैं, इसीलिए ये इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता। अब सेकंड स्टेप आता है नाइट्रोजनस बेस। बेस हमने कहा था जिसमें जनरली नाइट्रोजन होता है, तो इसमें हमने 2 स्टेप देखे थे, एक है पिरिमिडीन्स और एक है प्यूरिन्स। तो पिरिमिडीन्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, देखो ये होता है पेरेंट कंपाउंड, इसमें ये लिया गया।
देखो पहले देखो कितने नाइट्रोजन है इसमें, 1 और 2 नाइट्रोजन है ऑल्टरनेट सीक्वेंस में लगे, 1 2 3, तो थर्ड और 1 में नाइट्रोजन है, बाकी देखो बेंजीन रिंग है सेम। बेंजीन रिंग और फर्स्ट और थर्ड में नाइट्रोजन है, बाकी देखो डबल बॉन्ड है ऑल्टरनेट सीक्वेंस में, तो ये हो गया आपका पिरिमिडीन्स। अब इसी को देखते हुए क्या बन गया, देखो ये साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन सेम है, देखो 1 2 3, NN, यहाँ पे भी देखो NN, सब में NN होगा। चेंज क्या है, यहाँ पे NH2 ग्रुप आ गया, मतलब मेन स्ट्रक्चर जो ये वाला है वो सेम है, बेसिक स्ट्रक्चर, बाकी थोड़ा थोड़ा सा क्या हो सकता है, चेंज हो सकते हैं। जैसे साइटोसिन स्ट्रक्चर इसमें ज़्यादा नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन आगे आते हैं कॉन्सेप्चुअल, फिर भी आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है कैसे होगा। देखो NHCON और यहाँ NH2 लग गया, दैट इज साइटोसिन। सेकेंड में देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया और ये डबल बॉन्ड O आ गया, इसमें H है और यहाँ डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, तो दैट इज कॉल्ड यूरेसिल। N 2 N है सेम पोजीशन में, लेकिन एक डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। थर्ड है थाइमिन, थाइमिन T से दिखाते हैं, T के लिए क्या होगा, देखो सेम है, ये भी सेम है, यहाँ पे CH3 लग गया बस, तो जैसे ही CH3 लगाओगे ये हो गया थाइमिन। तो स्ट्रक्चर को याद रखना आप लोगों ने, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। प्यूरिन्स होता है जिसमें 2 रिंग होते हैं, एक देखो 6 मेंबर वाली, एक है 5 मेंबर वाली। तो प्यूरिन्स में 2 तरीके के बेस होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। तो इसका पेरेंट जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है देखो 6 मेंबर 5 मेंबर। अब एडेनिन का क्या होगा, देखो 6 मेंबर है, NN, इसको नंबरिंग कहाँ से किया उसने, यहाँ से किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और यहाँ से भी आप ऐसे ही कर सकते हो, यहाँ से करो इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इसमें प्लेन नंबरिंग होती है 1 2 3 4, ये एडेनिन है, A से डिनोट करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देख लो कैसे बनता है। तो एडेनिन में क्या होगा कि जो 2 रिंग है, एक है 6 मेंबर वाली, दूसरी है 5 मेंबर वाली। सेकेंड वन इज ग्वानिन, G से डिनोट करते हैं। इसमें भी देखो क्या होगा, ये रिंग है 6 मेंबर की, यहाँ पे NH2 लगा हुआ है, ये NH है और ये डबल बॉन्ड O, तो ये 6 मेंबर है, यहाँ पे देखो NH और ये N, तो 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर की रिंग ये हो गई, और 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग ये हो गई। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्वानिन। अभी आपको बताया था नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो नंबरिंग कहाँ से होगी, जो 6 मेंबर वाला वहाँ से नंबरिंग करेंगे, और लास्ट खत्म कहाँ पे होगा, जो 5 मेंबर का N है यहाँ पे होगा। नंबरिंग का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब कनेक्ट होगा तो हमें नंबरिंग याद रखनी है, कौन किस नंबर से कनेक्ट होता है। नेक्स्ट इज फॉस्फोरिक एसिड, ये होता है H3PO4, ये ट्राई बेसिक हो गया। देखो O P डबल बॉन्ड O, हमने इसे P ब्लॉक में बनाया था, P डबल बॉन्ड O, OH OH एंड OH, दिस इज कॉल्ड फॉस्फोरिक एसिड। अब इसमें होता है क्या, देखो एक H को हटा दो और एक OR ग्रुप ले आओ, H को हटा के R लाए आप, तो इसे कहेंगे फॉस्फो मोनो एस्टर, यानी एक एस्टर ग्रुप हो गया इसमें। अगर O के साथ एक CH3 यानी कोई भी R ग्रुप लग गया, दैट इज कॉल्ड फॉस्फो मोनो एस्टर। और अगर सपोज करो यहाँ पे आपने 2 OR ग्रुप लगा दिए, देखो 2 OR ग्रुप है, तो इसे कहेंगे फॉस्फो डाई एस्टर, फॉस्फो डाई एस्टर। फॉस्फो डाई एस्टर में क्या होगा, 2 OR ग्रुप लग गए, और यही आपका यूज होता जाता, तभी तो हम फॉस्फो डाई एस्टर लिंकेज कहते हैं। यानी कि ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें यही फॉस्फो डाई एस्टर ही यूज होता है। और अगर 3 OR ग्रुप हो गए, देखो OR OR OR, तो इसे कहेंगे फॉस्फो ट्राई एस्टर, फॉस्फो ट्राई एस्टर। एस्टर क्या होता है आपने पढ़ा होगा, COOR। तो यहाँ पे 3 OR ग्रुप हो गए, OR का मतलब एक O ऑलरेडी यहाँ पे है, इसीलिए 2 O हो गए ओवरऑल, 1 2 3, दैट इज कॉल्ड फॉस्फो ट्राई एस्टर। देखो होता क्या है कि सपोज करो P डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे OH, ये OH
और यहाँ पे OH। इसे कहते हैं, हम क्या कहेंगे, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड होता है। अब सपोज करो यहाँ पे मैं कोई C ग्रुप ले आया, कार्बन वाला, यानी एल्काइल ग्रुप ले आया, तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे होगा OR, ये OH और यहाँ पे भी OH। तो अब देखो OO एस्टर के लिए क्या होना चाहिए, OO, जैसे आपने पढ़ा होगा COOR, तो ये एस्टर है। तो यहाँ पे 2 O चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एक O ये, एक O ये, तो ये एस्टर हो गया। लेकिन इसमें कौन सा ग्रुप एस्टर है, केवल एक ग्रुप है, तो इससे कहेंगे फॉस्फो। मोनो का मतलब 1, मोनो एस्टर, मोनो मीन्स होता है एक, इसमें केवल एक ग्रुप ही एस्टर लगा हुआ है। अगर सपोज करो P डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पे एक OR और एक दूसरा OR हो गया, बाकी तीसरा OH सेम है। अब यहाँ पे 2 OR ग्रुप हो गए, तो 2 के लिए क्या आता है वर्ड, डाई, तो इसका नाम हो जाएगा फॉस्फो डाई एस्टर। फॉस्फो डाई एस्टर मीन्स 2 OR ग्रुप। और अगर सपोज करो इसमें तीनों के तीनों OR ग्रुप वाले हो गए, यानी कि H को हटाया और वहाँ पे R आ गया, H को आपने रिप्लेस कर दिया और वहाँ पे R आ गया, और इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया, तो इसमें 3 OR ग्रुप हो गए, तो इसका नाम हो जाएगा फॉस्फो। क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड से बना है तो फॉस्फो ट्राई एस्टर। तो जब हम न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं तो उसमें फॉस्फो डाई एस्टर यूज होता है, ध्यान रखना। इसीलिए उस लिंकेज का नाम होता है फॉस्फो डाई एस्टर। वहाँ पे 2 C दिखेंगे आपको, O के साथ C और O के साथ C दिखेगा, मीन्स फॉस्फो डाई एस्टर बनता है। अब देखो न्यूक्लियोसाइड्स कैसे बनेगा। न्यूक्लियोसाइड्स मैंने आपको बताया था किससे बनता है, पेंटोस शुगर प्लस किससे, नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेस में सपोज क्या हो गया, पिरिमिडीन्स हो गया, तो अगर कभी भी पिरिमिडीन्स होगा तो उसका 1 पोजीशन अटैच होगा, ये ध्यान रखना। अगर पिरिमिडीन्स होगा तो 1 पोजीशन अटैच होगा, और राइबोस के लिए हर हमेशा 1 डैश अटैच होगा, ध्यान रखना, 1 डैश या 1 प्राइम। 1 प्राइम ऑफ बीटा डी राइबोस अटैच होगा किसके साथ, 1 N ऑफ साइटोसिन, कुछ भी हो गया जो पिरिमिडीन्स होगा। तो पिरिमिडीन्स 3 होते हैं आपके पास, यूरेसिल, थायमिन या साइटोसिन, इसमें से कोई भी होगा तो उसका 1 पोजीशन अटैच होगा राइबोस के 1 डैश पोजीशन से। तो आप चाहे पेंटोस शुगर में कोई भी ले लो, आप चाहे आप ले लो राइबोस या ले लो ऑक्सी राइबोस, तो इसमें जो 1 प्राइम है या 1 डैश है, इसका बीटा मैंने आपको कहा था बीटा लेना, बाकी तो सेम आपको पता है इसमें क्या क्या लगाना है। तो अगर ये चाहे राइबोस लिया आपने, चाहे क्या ले लिया आपने, डीऑक्सी राइबोस ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डीएनए के लिए डीऑक्सी राइबोस होगा, आरएनए के लिए राइबोस होगा, इनमें से कोई भी हो गया। तो इसका 1 डैश हर हमेशा 1 डैश या 1 प्राइम अटैच होगा किसके साथ। अब मैंने पिरिमिडीन्स बेस लिया, पिरिमिडीन्स का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, देखो इस तरीके से आपको बताया था, ये N हो जाएगा और इसके बाद फिर क्या होगा, ये N हो जाएगा और यहाँ से ये। अब ये डबल बॉन्ड लगा दो, ऑल्टरनेट सीक्वेंस, जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे H। अब इसकी 1 पोजीशन ये हो गई, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो अटैच कैसे होगा, ये 1 डैश और इसका 1 पोजीशन, चाहे कोई भी होगा, यहाँ पे थोड़ा चेंज हो सकता है। अगर आपने साइटोसिन लिया तो ऊपर चेंज हो सकता है, यूरेसिल लिया तो कोई और चेंज हो जाएगा, थायमिन लिया तो थोड़ा और चेंज हो जाएगा, लेकिन वो किससे अटैच होगा, वो हर हमेशा N डैश 1 पोजीशन से अटैच होगा। देखो कैसे, यहाँ से OH और यहाँ से H, ये यहाँ से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो OH और H का मतलब क्या हुआ, H2O यहाँ से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। H2O वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो गया। वाटर मॉलिक्यूल हर हमेशा आपने देखा होगा, पहले भी पॉलीमर पढ़ा था हमने, इसका OH और इसका H यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया, यानी H2O निकल गया और ये N डायरेक्ट किस पे अटैच हो जाएगा, इस रिंग पे। तो ये इस तरीके से दिखेगा। देखो ये आपका राइबोस ले लिया हमने, राइबोस का 1 प्राइम और जो भी साइटोसिन ले लिया हमने, यहाँ पे साइटोसिन ले लो आप, चाहे यूरेसिल ले लो, चाहे आप थायमिन ले लो, इसका 1 पोजीशन। तो ये ध्यान रखना है कि पेंटो शुगर का 1 प्राइम और साइटोसिन या जो पिरिमिडीन्स होगा उसका 1, ये आपस में कंबाइंड होंगे और वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और ये बन जाएगा आपका न्यूक्लियोसाइड्स।
अब सपोज करो कि हमने पिरिमिडीन्स की जगह पे प्यूरिन्स ले लिया, तो प्यूरिन्स क्या होता है, फ्यूज रिंग होती है, 2 रिंग होते हैं इसमें फ्यूज आपस में, तो इसकी 9th पोजीशन हर हमेशा कंबाइंड होगी। 9th ध्यान रखना, अगर प्यूरिन्स हो गए ना 2 रिंग वाले होंगे तो जो उसकी 9th वाली पोजीशन है वो हर हमेशा कंबाइंड होगी किसके साथ, 1 डैश के साथ। जो पेंटोज शुगर है आपका वो तो 1 डैश ही होगा, चाहे वो राइबोस हो चाहे डीऑक्सी राइबोस हो। डीऑक्सी में क्या होगा, सेकंड से वो हट जाएगा बस। राइबोस होता तो यहाँ पे ओ होता, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका 1 डैश और इसका 9th वाले पोजीशन आपस में कंबाइंड होंगे, इसका OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, तो H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये देखो ये इस तरीके से ये अटैच हो जाएगा। ये पेंटोज शुगर है आपका, चाहे वो राइबोस हो या डीऑक्सी राइबोस हो, इसकी 1 पोजीशन, और जो प्यूरिन्स है इसकी 9th पोजीशन, 9th प्यूरिन की 9th पोजीशन। अब आपको ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा, देखो तो जब भी प्यूरिन्स होगा तो उसकी 9th पोजीशन और पेंटोज की तो 1 डैश 1 प्राइम पोजीशन आपस में कंबाइंड होके अब ये 2 चीज़ मिल गए। तो 2 चीज़ कौन सी, नाइट्रोजनस बेस मिल गया और क्या मिल गया, पेंटोज शुगर। तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड्स। तो फाइनली क्या है इसके नोट में कि जब भी C1 प्राइम होगा पेंटोज शुगर का, वो ऑलवेज कंबाइंड होगा। अगर पिरिमिडीन्स होगा तो उसके 1 पोजीशन से, और अगर प्यूरिन्स होगा तो उसके 9th पोजीशन से, और विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो फाइनली हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि अगर पेंटोज शुगर चाहे राइबोस हो चाहे डीऑक्सी राइबोस हो, उसका 1 प्राइम या 1 डैश है जो, वो हर हमेशा कंबाइंड होगा। अगर पिरिमिडीन्स हुआ तो उसके 1st पोजीशन से, और अगर प्यूरिन्स हो तो उसके 9th पोजीशन वाले नाइट्रोजन से कंबाइंड होगा विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। अब देखो न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनता है। न्यूक्लियोटाइड में मैंने आपको कहा था 3 चीज आती है। एक तो न्यूक्लियोसाइड हमने बनाया, अब उसमें फॉस्फोरिक ग्रुप को अटैच करना है हमने। तो फॉस्फोरिक ग्रुप में कौन सा ग्रुप अटैच होगा, तो ध्यान रखना 5 प्राइम ऑफ कार्बन और पेंटोज शुगर, 5 प्राइम या 5 डैश ऑफ कार्बन। पेंटोज जो शुगर होता है उसका 5 प्राइम वाला हर हमेशा न्यूक्लियोसाइड से अटैच होगा विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। हर एक केस में देखो वाटर निकल रहा है, बहुत आसान सा स्टेप है। अगर आपको न्यूक्लियोटाइड्स बनाना होगा तो न्यूक्लियोटाइड्स में 5 डैश ऑफ कार्बन और पेंटोज शुगर, 5 डैश। तो ये देखो, ये आपने फॉस्फोरिक एसिड था या फॉस्फेट आयन है, इसमें OH है, और यहाँ पे देखो 5th पोजीशन। अभी हमने क्या किया, न्यूक्लियोसाइड्स बनाया था ये अभी। अब इसमें देखो 5th पोजीशन में CH2OH, यहाँ से OH था, तो यहाँ से H और OH दोनों रिमूव हो गए, और जब दोनों रिमूव हो गए तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ, यहाँ से निकल गया। अब देखो क्या हुआ, ये P है, O, ये O-O, और यहाँ पे एक C है। एक C का मतलब क्या हुआ, इसका नाम होगा मोनोफॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड्स आर मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड्स। ध्यान रखना, जो ये न्यूक्लियोटाइड्स बना ये क्या था, मोनोफॉस्फेट था। मोनो क्यों है, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया था मोनो एस्टर वाला, मोनोफॉस्फेट एस्टर। इसमें एक फॉस्फोरिक ग्रुप लगा हुआ है, दूसरा क्या है, ये मोनो एस्टर ग्रुप है। फॉस्फो जो आपको बताया था मोनो एस्टर, यानी एक एस्टर ग्रुप इसमें लगा हुआ। क्यों, ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स की बात कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है। और यहाँ पे आपका बेस लगा हुआ, बेस। तो एक न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होगा, देखो कैसे होता है एक न्यूक्लियोटाइड्स में अटैचमेंट। पहले आपको न्यूक्लियोसाइड बताया कैसे बनता है। इसके बाद इसके 5 डैश से पेंटोज शुगर के एक बार करके बताता हूँ आपको। तो फॉस्फेट आयन बनाया आपने, ये O यहाँ पे OH कर दिया, ये O- कर दो, O- कर दो, क्योंकि हाइड्रोजन को हम जनरली दिखाते नहीं हैं, या दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जो पेंटोज शुगर बनाया आपने, इसकी 5th पोजीशन कौन सी आएगी, देखो यहाँ पे ध्यान रखो, ये इसकी 5th पोजीशन है CH2OH, ये 5 प्राइम है। डिनोट करने का तरीका है उससे बस, बाकी हमने क्या क्या ये रखा, इसके 1 डैश में यहाँ पे बेस लगा हुआ है। कोई भी हम नाइट्रोजनस बेस ले सकते हैं, प्यूरिन, पिरिमिडीन, वो 1 डैश में लग गया, ये आपका पेंटोज शुगर हो गया। और यहाँ पे 5th पोजीशन में देखो 5 प्राइम में, ये जो यहाँ से H निकलेगा और ये OH निकलेगा, तो H2O क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो गए, रिलीज हो गए।
तो ये क्या बना, मोनोफॉस्फेट ग्रुप इसमें अटैच हो रहा है और मोनो क्या बनेगा, एस्टर ग्रुप बन रहा है, एक ही एस्टर ग्रुप बनेगा। तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम, केवल फर्स्ट की बात कर रहे हैं। अब ये ऐसे कई न्यूक्लियोटाइड्स आपस में क्या होते जाएंगे, अटैच होते चले जाएंगे। तो जब अटैच होते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डाइएस्टर बन जाएगा। कैसे, एक OH ग्रुप यहाँ से लग गया, एक C ग्रुप यहाँ से लग गया, एक जो C ग्रुप है वो ऊपर से लग जाएगा, तो इसीलिए वो क्या बन जाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर। अभी क्या है, ये फॉस्फो मोनोएस्टर है, ध्यान रखना। ये कौन सा ग्रुप बना हुआ है, फॉस्फो मोनोएस्टर, क्योंकि इसमें एक ही एस्टर ग्रुप बन रहा है तो इसे कहेंगे फॉस्फो मोनोएस्टर। ये फॉस्फो मोनोएस्टर बन गया, ठीक है। और ये ओवरऑल कॉम्बिनेशन क्या बन गया आपका, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या चीज़ें जरूरी थी, एक है फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा है पेंटोज शुगर और तीसरा है बेस। तो ये तीनों के तीनों आपस में कंबाइंड हो गए। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। कॉम्बिनेशन में नंबरिंग का याद रखना है, कौन सी चीज़ कहाँ पे अटैच हो रही है। और जब भी कोई चीज़ क्या होगी, अटैच होगी, तो वाटर मॉलिक्यूल जरूर रिलीज होता है। ये देखो बुक से भी बता देता हूँ। पहले आपने राइबोज शुगर लिया, साइटोसिन हुआ, तो इसका देखो 1 प्राइम या 1 डैश और ये एन आपस में अटैच हो गए, 1 डैश और एन, ये बन गया आपका न्यूक्लियोसाइड्स। अब न्यूक्लियोसाइड्स है, यहाँ पे राइबोस लिया उसने, यहाँ पे डीऑक्सी राइबोस ले लिया, और यहाँ पे क्या लिया था, पिरिमिडीन्स लिया था, यहाँ पे प्यूरिन्स लिया था। प्यूरिन्स होगा तो उसका 9th वाला पोजीशन अटैच हो जाता है। देखो 9th वाला पोजीशन अटैच हो गया 1 डैश के साथ। तो पेंटोज शुगर का 1 डैश और जो आपका ये है क्या, प्यूरिन्स का 9th वाला पोजीशन आपस में कंबाइंड हो गया। तो ये बन गया आपका न्यूक्लियोसाइड्स, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स। अब न्यूक्लियोसाइड में हम क्या ऐड करेंगे, फॉस्फेट आयन। तो ये तीसरी कंडीशन है। देखो अब हमने जैसे फॉस्फेट आयन को अटैच किया, देखो यहाँ से OH था, इसका OH था, अब ये 5 प्राइम है, 5 प्राइम की जगह पे अटैच हुआ, तो क्या हुआ, देखो यहाँ, सॉरी ये नहीं, ये वाला 5 प्राइम है, इस C को, ये वाला C 5 प्राइम है, तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकला, H2 निकल गया। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या बन गया, देखो न्यूक्लियोटाइड्स बन गए। तो इसमें ध्यान रखना है कि जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो किसके साथ अटैच करेगा, 5 प्राइम ऑफ पेंटोज शुगर के साथ। ऐसे ही देखो ये D का मतलब होता है डीऑक्सी, ठीक है, ये हो गया एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। देखो MP का मतलब हुआ मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ऐसे साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, और डीऑक्सी, तो इसका नाम क्या हो गया, देखो इसका मतलब ये साइटोसिन है, और A का मतलब ये एडिनिन है, तो ये एडिनिन हो गया। मोनोफॉस्फेट का MP मतलब मोनोफॉस्फेट, यानी एक फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। अगर 2 लगेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा DP यानी डाइफॉस्फेट। तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। तो इस तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड्स बनता है। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होंगे, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे के साथ, तीसरे के साथ अटैच होता हुआ चला जाएगा, तो वो आपका न्यूक्लिक एसिड बनाता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में अटैच होंगे तो क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड। तो अब इसके बाद हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। थैंक यू।